जैसे ही मक्का उसके कब्जे में आया, उसने सबसे पहले तीर्थ स्थल की सारी मूर्तियां तोड़वाकर वहाँ के मंदिर को, ये लोग सिर्फ अल्लाह में विश्वास करते थे और उन्हें ही मानते थे। ये लोग नमाज के अंदर अल्लाहु अकबर, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसका हिंदी में अनुवाद है कि अल्लाह सबसे बड़े हैं, अल्लाह के सिवा कोई और पूछने लायक नहीं है। सऊदी अरेबिया में प्रॉफिट मोहम्मद नाम का एक आम आदमी था। कहते हैं उसे अल्लाह का पैगाम मिला जिसका मकसद था हर एक एम्पायर के लोगों को मुस्लिम बनाना। यहाँ एक प्रसिद्ध मक्का और मदीना नाम का तीर्थ स्थल भी था जहाँ हर कबीला का मुखिया अपने देवताओं की मूर्ति लाकर रखता था। बच्चों को पकड़कर उन्हें जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया। एक ही मकसद था, गज़वा ए। भारत में आज भी जिन्हें पीर बाबा की दरगाह कहकर पूजा जाता है, जिनकी मजार पर चादर चढ़ाई जाती है, आज भी इनका इतिहास देखे तो इन्होंने अपने राज में 40 मिलियन लोगों को मारा है और ऐसा एम्पायर जो जवान, बूढ़ों, बच्चों, जानवरों तक को मार डालता था। इसकी सोच थी कि एक आदमी की 20 औलाद हो जिससे जल्द से जल्द इनकी पॉपुलेशन हर जगह फैलने लगे। शादीशुदा औरतों के पतियों को बांधकर उनके सामने उनकी माताओं बहनों के साथ हमारे भारत के हजारों लोग आज भी अंग्रेजों का इतिहास पढ़कर वास्को दे गामा को इंडिया का फाउंडर बताते हैं। वहाँ उसने पहली बार रिप्सिम को देखा। रिप्सिम इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखने वाला होश खो देता था और उसी साल इसके घर में एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था ग्रेगोरी। जो बच्चे 1 साल के नीचे थे उनको सरेआम बाजार में बोली लगाकर बेचा गया। उनमें से जवान लड़कियों के साथ पहले कम से कम 10 सोल्जर्स के द्वारा सामूहिक किया गया और उसके बाद उन्हें बिना कपड़ों के पूरे आइए जनाब, तशरीफ रखिए जनाब, इस्तांबुल की खून से सनी मिठाई खाकर इस जेनोसाइड पर अपनी नजर तो लाइए जनाब। नमस्कार, जय श्री राम मेरे परिवार के सदस्यों। आज मैं बात करूंगा उस देश के इतिहास के बारे में जो विश्व का पहला क्रिश्चियन देश है। लेकिन एक समय पर यह देश सनातन धर्म की तरह देवी देवताओं की पूजा करता था। भारत देश को ना जानते हुए भी हिंदुओं की तरह परंपरा को साथ लेकर चलता था। और इसी बीच हम बात करेंगे इस देश पर हुए अत्याचारों के बारे में कि कैसे मुस्लिम देशों के खलीफा ने एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ इस देश की 15 लाख पॉपुलेशन को मौत के घाट उतार दिया, जो इस देश की 85% पॉपुलेशन थी, जिसे आज भी आर्मेनियन जेनोसाइड कहा जाता है। हालांकि वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि जो भी कहूँगा वो किसी का सुन के या अपने मन से नहीं कहूँगा। जहाँ से देख रहा हूँ पूरे एविडेंस के साथ, फुल प्रूफ के साथ बात करूँगा और जो भी बताऊँगा वो एक एक डिटेल में बताऊँगा। शायद ही कोई इतना अच्छे से बता पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो हमारा देश भारत है, एक सेकंड, जय हिंद, ये करना ज़रूरी है। हाँ, तो हमारे नॉर्थ वेस्ट में एक देश है जिसका नाम है आर्मेनिया। ये देश तुर्की, ईरान, अजरबैजान, जॉर्जिया, इन चारों देशों से बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें जॉर्जिया एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन रिलीजन देश है। इसके अलावा बाकी के 3 देश 99% इस्लाम मेजोरिटी वाले देश है, जिनमें से तुर्की में 85% सुन्नी मुस्लिम और ईरान अजरबैजान में 90% शिया मुस्लिम है। और ये जानकारी अभी जानना जरूरी है क्योंकि कहानी पूरी इन्हीं देशों के आसपास घूमती रहेगी। हालांकि कहानी में जो भी देशों के नाम बताऊंगा पूरे आज के हिसाब से बताऊंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए, हजारों सालों पहले जब एम्पायर्स नहीं हुआ करते थे तब ट्राइब्स हुआ करती थी और ऐसे ही उसी वक्त आर्मेनिया से साउथ की डायरेक्शन में बड़ा राज्य था मेसोपोटामिया, जिसे आज ईरान कहते हैं। तो यहाँ की जो छोटी छोटी ट्राइब्स हुआ करती थी जैसे उरुक, लगश, एरिदू और निपुर, तो ये लोग ना अक्सर एक दूसरे से खाना, जमीन, पानी इन सब के लिए लड़ा करते थे। तो 2300 BCE के आसपास एक अक्कड़ शहर था जो ये टिग्रिस और यूरोफेट के आसपास कहीं था। उसका राजा बनकर सामने आता है सरगोन, जिसने इन सभी ट्राइब्स को एक करा और अक्काडियन एम्पायर बनाया। ये विश्व का पहला एम्पायर था जिसके लिए सरगोन को सरगोन दी ग्रेट का टाइटल मिला। अब लगभग 50 साल राज करने के बाद 2254 में जब इसकी मौत हो गई तो ये एम्पायर डायरेक्ट इनहेरिट हुआ ग्रैंडसन नरम सिंह को। नरम सिंह जिसके अंदर की आग ने 2219 तक पूरा इराक, वेस्ट ईरान, साउथ ईस्ट तुर्की, इन सबको इन्वेट कर लिया था और इसी बढ़ती रफ्तार के साथ बीच की ट्राइब्स को इन्वेट करते हुए यह पहुंचा कोकस माउंटेन की तरफ। इस राजा की एक आदत थी, वो जिस भी राज्य पर कब्जा करता उसके बारे में पत्थरों पर लिखवाता था और उन्हीं ऐतिहासिक पत्थरों में से एक पत्थर पर इन पहाड़ों के राज्यों और ट्राइब्स का जिक्र किया गया, आर्मीना या आर्मेनम नाम से। हालांकि आर्मेनिया के इस एम्पायर को इतनी अहमियत नहीं दी जाती,
लेकिन उस वक्त अक्काडियन एम्पायर अपने पीक पर था। लेकिन समय बदला और 2218 तक जाते जाते ये एम्पायर पूरा बिखर गया, जिसके बाद बहुत से एम्पायर्स ने इस पर राज करा, जिसमें से 800 BCE का न्यू असेरियन एम्पायर इम्पोर्टेंट है। इस एम्पायर के नॉर्थ बॉर्डर से लेकर कोकस माउंटेन के साउथ रीजन के बीच में बहुत सारी ट्राइब्स थी, जिनमें से उरारतू, हयासा और नेरी ये 3 मेजोरिटी में थी। इस वक्त तक सभी लोग पॉलिस्थेटिक रिलीजन को प्रैक्टिस करते थे। इनके भक्ति करने का तरीका एक हद तक सनातन धर्म की तरह था, जैसे भगवान को गेहूं, अन्न, दूध चढ़ाना, खास मौके पर बलि देना, सूरज, चांद, पेड़, पशु की पूजा करते थे। इनके इंस्क्रिप्शंस में मंदिर और 3 भगवानों का भी जिक्र किया गया था। हल्दी सूर्यदेव, तेशिवा बादल, बिजली और युद्ध का देवता, शिवनी सूर्यदेव का दूसरा रूप। हालांकि इन तीनों मूर्तियों को भगवान को इंसान के रूप में इमेजिन करके बनाया गया था। और पॉलिस्थेटिक रिलीजन के अलावा भी ये लोग आसपास के रोमन और पर्शियन एम्पायर के धर्म को भी इज्जत से मानते थे। और आज के तुर्की के ईस्टर्न एनातोलिया में लिखवा ने तो 860 BCE के वक्त उरारतू एम्पायर के राजा अरमाने ने एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर बनाने की नींव रखी और सारी ट्राइब्स को एक करके उरारतू एम्पायर स्टेब्लिश किया। बहुत ही कम समय में ये एम्पायर ग्रोथ करने लगा, जिसे देखकर साउथ ईस्ट की अरीजांती, बूदी, मागी इन ट्राइब्स को एक करके राजा सियासरेस ने मेडिस एम्पायर बना लिया। लेकिन सियासरेस ने ये एम्पायर बनाया था अपनी सत्ता के लिए, जिसको बड़ा करने की भूख में इसने नियो असेरियन के एम्पायर पर अटैक किया और उसे इन्वेट कर लिया, जिससे सियासरेस की भूख और बढ़ गई और इसी भूख का शिकार बना उरारतू एम्पायर। कंटिन्यूअस बैटल्स, अटैक्स के बाद उरारतू कमजोर हो गया और 590 BCE तक मेडिस के कब्जे में आ गया। इन बड़े राज्यों पर कब्जे ने मेडिस को घमंड दिया और इसी की वजह से मेडिस ये नहीं देख पा रहा था कि उसकी सक्सेस की तरफ बढ़ता हर एक कदम पीछे एक दुश्मन खड़ा करते जा रहा है, जिसका नाम था साइरस द ग्रेट। साइरस जो कि ईरान में पैदा हुआ, पर्शियन ट्राइबल्स को इकट्ठा करके अकायमेनिड एम्पायर बना लेता है और मेडिस के खिलाफ जंग छेड़ देता है। हालांकि मेडिस के सियासरेस के पास सब कुछ होते हुए भी साइरस उसे हराकर उरारतू और असेरियन को अपने अकायमेनिड में मिला लेता है। इस वक्त तक पर्शियंस पारसी रिलीजन को मानते थे। इनके रिलीजन में जिन भगवान को मानते थे उनका नाम अहुरा माजदा था। इनकी पूजा करने का तरीका काफी इंटरेस्टिंग था। मंदिर के बीच में 24 घंटे एक आग जलती थी, जिसे सच्चाई का प्रतीक माना जाता था। इस मंदिर में पूजा करने के लिए लोग पहले नहाते, अपने आप को पूरी तरह साफ करते, कुछ खास मटेरियल के शुद्ध कपड़े होते थे, सिर्फ वही पहन के पूजा करी जाती थी। मंदिर में अवस्था नाम की पवित्र ग्रंथ रहती थी, जिसमें मंत्र लिखे होते थे, जैसे यथा अहु वेर्यो अथा रतुष अशत चित हचा। इसका अनुवाद है, जैसे पृथ्वी पर राजा का शासन होता है, वैसे ही सच्चाई का शासन हो। अच्छे शब्द, अच्छी सोच और अच्छे कर्म अहुरा माजदा को अर्पित हो। और इन्हीं मंत्रों के दौरान आग में चंदन या गूगल अर्पण करते थे। खाने में फल, दूध वगैरह ये सब चढ़ाया जाता था। हालांकि उरारतू और पर्शियन एम्पायर में बहुत सारी सिमिलरिटीज थी और इसीलिए 570 BCE के लगभग उरारतू का कंट्रोल पूरी तरह से ओरोंटिड डायनेस्टी को दे दिया गया, जिनकी ओरिजिन पर्शियन ही थी। बाद में इन्होंने उरारतू वेसल स्टेट को अर्मीना नाम दिया। अकायमेनिड अपने एम्पायर को माइटी बनाना चाहता था, ऐसा जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाए। इस वक्त तक वो अपने पीक पर था। जहाँ वो खड़ा था वहाँ से यूरोप, अफ्रीका, एशिया तीनों कॉन्टिनेंट उसकी मुट्ठी में थे। वो खुद को एक अलमाइटी की तरह देख रहा था, वो जिसके सामने सब धूल थे। इस ईगो में उसका अगला राइवलरी बना ग्रीस, जो कि अकायमेनिड के सामने एक मामूली सा जंगल था और उसका राजा अलेक्जेंडर उसका डरा हुआ शेर। लेकिन कहते हैं ना, जंगल का राजा शेर ताकत से नहीं अपने ओहदे से होता है, और इसी बात का सबूत अलेक्जेंडर ने दिया। 333 BCE में अकायमेनिड राजा डेरियस III ने अलेक्जेंडर को बैटल ऑफ आइसूस के लिए चैलेंज किया। इसमें डेरियस ने खुद घुटने टेक दिए और मैदान छोड़कर भाग गया। ये देखकर मिलिटेंट का मनोबल टूटा और वो लोग बैटल हार गए। इस हार से अकायमेनिड की इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी। इसका बदला लेने के लिए 331 में डेरियस फिर से तैयार होकर पूरी फोर्सेस के साथ ग्रीस को इन्वेट करने आया, पर अब की बार फिर अलेक्जेंडर ने डेरियस को घुटनों के बल लाकर उसे उसकी औकात दिखा दी थी। इससे पहले कि अलेक्जेंडर उसे मारता, डेरियस फिर से भाग गया। 2 बार पीठ दिखाने वाले कायर से आर्मी का भरोसा उड़ गया
और उसके खुद के ही लोगों ने डेरियस को मार डाला। ये जीत अलेक्जेंडर के लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि हिम्मत के बदले पूरा अकायमेनिड एम्पायर उसका इंतजार कर रहा था। मौके का फायदा उठाकर उसने पूरा एम्पायर इन्वेट कर लिया, जिससे ओलंपिक डायनेस्टी जो पहले अकायमेनिड के लिए ग्रेटर आर्मेनिया रूल कर रही थी, अब वो उसके सपोर्ट में आ गई थी, जिससे 323 बीसी में मैसिडोनियन एम्पायर स्टैब्लिश हुआ। इस वक्त तक ग्रीस के लोग भी उरारतू की तरह ही पॉलिस्थेटिक रिलीजन को फॉलो करते थे, बस इनके भगवानों के नाम अलग थे, जैसे ज़्यूस बिजली का देवता, अथीना समझदारी की देवती, पोसेडोन पानी का राजा। इस सारे देवताओं के लिए अलग अलग मंदिर थे। इन्हें खुश करने के लिए बलि दी जाती थी और खास तरह का भोजन चढ़ाया जाता था। इन्हें आज के समय में ग्रीक्स गॉड कहते हैं। एक फेमस गेम है गॉड ऑफ वार करके, जो कि सोनी कंपनी का है, अगर आपने कभी खेला हो तो उस गेम के अंदर इन्हीं ग्रीक्स गॉड के जो रेफरेंस कैरेक्टर्स लिए गए हैं। हालांकि ये सिर्फ रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर है। तो मैसिडोनियन एम्पायर मात्र 4 से 5 सालों में ईस्ट की तरफ बढ़ते हुए भारत तक आ गया था, और इसी वक्त पर अलेक्जेंडर की मौत हो गई, जिससे पूरा मैसिडोनियन एम्पायर बिखर गया। लेकिन मौके पर उसके आर्मी जनरल्स, जिन्हें डायाडोची सक्सेसर कहा जाता था, वो जिस राज को कंट्रोल कर रहे थे, उन्होंने उस पर अपना राज्य स्थापित कर दिया, जिनमें से एक था सेल्यूकस वन निकेटर, जिसने 312 में मेसोपोटामिया का सेल्यूसिड एम्पायर स्टेब्लिश किया। आसान शब्दों में कहे तो ओलंपिक डायनेस्टी जो ट्रिब्यूट अलेक्जेंडर को पे कर रही थी, अब वो सेल्यूसिड को पे करने लगी थी। पूरी अनस्टेबिलिटी की वजह से सारे एम्पायर परेशान हो चुके थे और रेबेलियन पर उतर आए थे, जिस वजह से सेल्यूसिड से ग्रेटर आर्मेनिया संभाला नहीं जा रहा था। जैसे जैसे ये एम्पायर इनहेरिट होकर मिला एंटिकस II को, उसने आर्मेनिया को कंट्रोल करने के लिए ओलंपिक डायनेस्टी से खुद के 2 ट्रस्टवर्दी लोगों को एज ए गवर्नर अपॉइंट करके सोफियन वेस्टर्न आर्मेनिया का ज़रियाद्रेस और ईस्टर्न ग्रेटर आर्मेनिया अर्थासिस को दे दिया। अब ये एंटिकस की बेवकूफी थी या समझदारी? एंटिकस के नजरिए से लोकल गवर्नर होने से लोग रिवोल्यूशन नहीं करते और भरोसा बने रहता, पर उसे ये नहीं पता था कि ये गवर्नर्स आर्मेनिया को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, जिसमें से अर्थासियस मौका ढूंढ रहा था कि कब बगावत की जाए। 250 BC तक सेल्यूसिड अपने आसपास के ददोचिस से बैटल में कमजोर पड़ गया, और इसी बीच कहानी में 2 ट्विस्ट आए। इटली के रोम से रोमन रिपब्लिक नॉर्थ से यूरोप के लगभग देशों को और साउथ से अफ्रीका के नॉर्थ देशों को इन्वेट करते हुए सेंट्रल एशिया की तरफ बढ़ता जा रहा था, और इसका सामना हुआ 190 BC की बैटल ऑफ मैग्नीशिया में सेल्यूसिड एम्पायर से, जिसके बाद दोनों में बैटल शुरू हो गई। उसी वक्त अर्थासियस ने ईस्टर्न एम्पायर में अपनी पावर अचीव कर ली। रोमन से हुई बैटल से सेल्यूसिड को भारी नुकसान हुआ और पूरा साम्राज्य बिखर गया, जिसका फायदा उठाकर 188 BC में अर्थासियस और ज़रियाद्रेस ने आर्मेनिया को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करके वापस ग्रेटर आर्मेनिया बना लिया। इस वक्त तक रोमेनियंस पॉलीथिज्म रिलीजन को मानते थे। ये लोग मूर्तियों की पूजा करते थे, और इनके कुछ प्रमुख भगवान थे, जिनमें से एक थे पीनट्स, भंडार के देवता, जिसकी मूर्ति घर के किचन में रखी जाती थी। खाना बनाने के बाद एक थाली इनके लिए लगाते थे, जैसे हमारे हिंदू धर्म में अन्नपूर्णा देवी के लिए करते हैं, सेम उसी तरह रोमन्स भगवानों को फूल दूध चढ़ाते थे, और हर महीने में एक दिन इन भगवानों को पानी से साफ करके साफ कपड़े और फूलों से सजाकर पूजा करते थे। इनके 2 भगवान और थे, लारेस और अन्या, जिन्हें भूमि और घर के लिए जाना जाता था। उनकी पूजा पूरा परिवार साथ मिलकर करता था। उस वक्त तक सब लोगों के भगवान एक ही थे, बस नाम अलग अलग थे, और अंडरस्टैंडिंग इतनी थी कि ये लोग डिवोशन को परंपरा समझकर करते थे और दूसरों के रिलीजन को भी बराबर की नजर से देखते थे। और इसी के चलते जो रोमन रिपब्लिक था, उन्होंने भी इनकी डिवोशन में रोक टोक कभी नहीं की। पर यहाँ पर एक सवाल सामने आता है कि एम्पायर के समय में रिपब्लिक कहाँ से आ गई? तो देखिए, रिपब्लिक का आपको पता ही है कि राजा की इसमें नहीं चलती है, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं और वही लोग डिसीजन लेते हैं। तो पहले जो रोम किंगडम था, उसके अंदर लोगों ने रिवॉल्यूशन करके 507 में रिपब्लिक बनाई थी। उस समय पर यह वर्ल्ड की फर्स्ट रिपब्लिक थी, जो कि रोमन रिपब्लिक कहलाई थी। लेकिन असलियत में भारत के अंदर 600 BC के पहले ही वोटिंग सिस्टम अडेप्ट कर लिया गया था। उस वक्त इसे जनपदास और महाजनपदास कहा जाता था। उस वक्त तक वोटिंग स्टेट लेवल पर हुआ करती थी, जिसमें पब्लिक अपना लीडर खुद चुनती थी। और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आप खुद डीप रिसर्च करेंगे ना, तो वो आपके सामने आएंगी। उस वक्त तक रोमन रिपब्लिक में राजाओं की पावर सिर्फ नाम की रह गई थी, जिसके बाद 48 से 49 BC के बीच जूलियस सीजर सामने आया।
ये कभी एक मिलिटेंट हुआ करता था जिसे गुल यानी फ्रांस और उसके आसपास के रीजन का गवर्नर बनाया गया था, और 8 साल की बैटल में इसने गुल को पूरी तरह से रोमन के कब्जे में ला दिया था, जिसने इसे बहुत जल्दी ही लोकल्स का हीरो बना दिया था। इस बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखकर रोमन एम्पायर ने इसे आर्मी छोड़कर रोम वापस आने को कहा, लेकिन सीजर को पता था कि अगर वो गया तो उसका मरना मुमकिन है, इसलिए वो अपनी आर्मी के साथ रूबिकन रिवर रोम की जो बॉर्डर थी वो पार कर देता है, जिससे सिविल वॉर छिड़ जाता है। पर आर्मी के सपोर्ट से वो इस वॉर को जीत लेता है, लेकिन इस जीत का खौफ रिपब्लिक के 60 लोगों के दिल में जाकर बैठा, जो ये सोचने लगे कि सीजर राजा बनना चाहता है, इसलिए उसे मारने की प्लानिंग की गई और इस काम को अंजाम दिया गया 15 मार्च 44 BCE के दिन थिएटर ऑफ पॉम्पी में मीटिंग के बीच। सीजर को 23 बार चाकू घोंप के मार दिया गया, जिसमें सीजर ने आखिरी शब्द कहे यू टू ब्रूटेस, मतलब ब्रूटेस तुम भी, क्योंकि मर्डर करने वालों में से उसका एक खास दोस्त था ब्रूटस। लेकिन इस बात से अनजान रिपब्लिकन्स को ये नहीं पता था कि सीजर की मौत का बदला लेने कोई ऐसा आने वाला है जो इन्हें उखाड़ फेंकेगा। सीजर का गोद लिया हुआ बेटा ऑक्टेवियन अगस्टस, जिसने रिटेलिएशन किया और पूरी रिपब्लिक को उखाड़कर एम्पायर घोषित कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अर्मेनिया का राजा टिग्रेनस II बन चुका था, जिसने ग्रेटर अर्मेनिया को एक्सपेंड करके सीरिया, ईरान, लेबनान को अपने अंडर कर लिया था, जिससे उसे टाइटल मिला टिग्रेनस द ग्रेट। ये पीरियड अर्मेनिया का गोल्डन पीरियड था, क्योंकि इस वक्त तक इकोनॉमी, एजुकेशन, एग्रीकल्चर में बहुत आगे बढ़ गया था, जिसने रोमन रिपब्लिक को यह सोचने पर मजबूर किया कि उसका ही एक वेसल स्टेट उसके आगे कैसे निकल गया, और उसने अब अर्मेनिया को पूरी तरह अपने अंडर मिलाने का सोचा। और ऐसा करने के लिए उसने अपने लॉयल स्लेव को वहां का एम्परर बना दिया, जिससे पर्शियंस को खतरा महसूस हुआ और उन्होंने तख्ता पलट किया। जिसके बाद ये सालों तक अपने अपने एम्परर्स बिठाते रहे और अर्मेनिया एक बफर जोन बन गया। अभी तक इस कहानी के अंदर सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म की तरह भगवान की पूजा करने वाले लोग हैं, और अगर कुछ लोग कन्वर्ट भी हुए हैं तो उनके सिर्फ भगवानों के नाम चेंज हुए हैं, लेकिन परंपराएं नहीं बदली हैं। और यहाँ पर अभी भी उरार्तु, मैसिडोनियन, रोमन, सेल्यूसिड ऐसे एम्पायर सब जिंदा हैं, लेकिन कोई ना कोई किसी न किसी का वेसल एम्पायर बना हुआ है। इसके बाद अब शुरुआत होती है क्रिश्चियन एरा की, जिसमें साल 35 से 60 के बीच में, जिसमें थर्डियस और बार्थोलोम्यू, ये जीसस के 2 चेले थे, जो फिलिस्तीन से अर्मेनिया में क्रिश्चियन रिलीजन को प्रमोट करने आए थे, और इनसे इन्फ्लुएंस होकर बहुत से लोगों ने क्रिश्चियनिटी ज्वाइन भी कर ली थी। इसी सिक्के के दूसरे पहलू में पर्शियंस ने रोमन्स के साथ चल रही टेंशन का सॉल्यूशन निकाल लिया था। अरसासिद परिवार के पर्शियन राजा वोलोगेसिस ने अपने भाई तिरिडेट्स को अर्मेनिया का राजा बना दिया, और रोमन्स से ट्रीटी साइन करके एक कंडीशन पर क्राउन रोमन किंग के हाथों से पहनवा दिया, जिससे वर्ल्ड वाइड अर्मेनिया रोमन्स का था, पर उस पर राज पर्शियंस कर रहे थे। वो कंडीशन थी कि अर्मेनिया में नया राजा बनाने से पहले रोमन से परमिशन लेनी होगी। हालांकि बफर जोन अभी भी था, पर टेंशन पहले से काफी कम हो चुकी थी, और फिर यही एम्पायर इनहेरिट होता गया इसके डिसेंडेंट्स को। पर आते आते एक वक्त पर इसकी स्टेबिलिटी को बहुत बड़ा झटका लगा। 224 में पर्शियन एम्पायर में ही अर्दाशिर कम्युनिटी ने यूनाइट होकर रिवॉल्यूशन शुरू कर दिया था, जिससे बैटल ऑफ हर्मोज़दगन हुई और अर्दाशिर जीत गया। पर उसका असली मकसद तो था कि अर्मेनिया में बैठी अरसासिड डायनेस्टी को हटाकर उसे जीतना है, जो कि सांप के बिल में हाथ डालने की तरह था, क्योंकि दूसरी तरफ रोमन एम्पायर जो बैठा था। तो अर्मेनिया को शांति से पाने के लिए अर्दाशिर और उसके बेटे शापुर ने हराए हुए अरसासिद परिवार से ही रिश्तेदार अनक को जमीन और इंडिपेंडेंट राज का लालच देकर अर्मेनिया का राजा खोसरव II को मारने के लिए भेजा, जिसके बाद इसी के मुताबिक साल 240 में अनक अर्मेनिया पहुंचा, और उसी साल इसके घर में एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम था ग्रेगोरी। ये वो बच्चा था जो भविष्य में अर्मेनिया का इतिहास बदलकर उसे एक पहचान देगा। इसके पिता अनक ने कुछ ही सालों में राजा खोसरव का भरोसा जीतकर उन्हें मार डाला, पर इस मकसद की कीमत पूरे परिवार को जान देकर चुकानी पड़ी। और इसी के बाद शुरू हुई 2 कहानियां, जो आगे जाकर एक बनी और इतिहास बन गई। एक नर्स किसी तरह से अनक के बेटे ग्रेगोरी को बचाकर रोम के एक देश में ले गई, और जिस राजा को इसके पिता ने मारा था, उसके बेटे तिरिडेट्स और उसकी बेटी को भी किस तरह बचाकर रोम में ले जाया गया। अब दोनों ही रोमन एम्पायर में पाले जा रहे थे, जहाँ ग्रेगोरी क्रिश्चियन कम्युनिटी के बीच बड़ा हुआ, रिलीजन एक्टिविटी को एक्सेप्ट करके स्पिरिचुअल लीडर बना और क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने लगा। वहीं तिरिडेट्स वॉरियर और किंग के बीच रहकर बैटल्स के बारे में सीखा, और एक स्ट्रॉन्ग ड्यूक बनने के लिए
आगे बढ़ रहा था। इन सबके बीच आर्मेनिया में पर्शिया का सासानियन एम्पायर आ चुका था, जिसके राज्य में क्रिश्चियनिटी प्रमोट करने पर मौत दे दी जाती थी। पर इस साम्राज्य का असली हकदार आज भी तिरिडेट्स था। और साल 284 में रोमन किंग डायोक्लेशियन ने सासानियन के खिलाफ बैटल करके आर्मेनिया का एक हिस्सा तिरिडेट्स को दिलाया, जिसे देखकर ग्रेगोरी वहां क्रिश्चियनिटी प्रमोट करने गया। पर तिरिडेट्स एक पक्का पारसी धर्म मानने वाला था और वो फेस्टिवल्स पर भव्य तरीके से भगवानों की पूजा करता था। फिर आया वो दिन जिससे इतिहास बदलने की शुरुआत हुई। फेस्टिवल का समय था। ग्रेगोरी एक तरफ क्रिश्चियनिटी प्रमोट कर रहा था और तिरिडेट्स मंदिर में पूजा करने आया था। और इसी बीच तिरिडेट्स और ग्रेगोरी की मुलाकात हुई। तिरिडेट्स ने ग्रेगोरी को भगवान पर फूल चढ़ाने को कहा, पर ग्रेगोरी ने उसे अंधविश्वास बताकर वो सिर्फ जीसस को मानता है कहकर उसकी निंदा की और क्रिश्चियनिटी को जोर से प्रमोट करने लगा। इसी बीच तिरिडेट्स को किसी ने बताया कि ग्रेगोरी उसी का बेटा है जिसने उसके पिता की हत्या की थी, जिससे उसे बहुत गुस्सा आया और उसने ग्रेगोरी को काली गुफा में बंद करवा दिया। पर यह सिर्फ शुरुआत थी। कहानी के दूसरे पहलू में डायोक्लेशियन से अब रोमन एम्पायर संभाला नहीं जा रहा था, इसलिए उसने 292 में टेट्रार्की इंप्लीमेंट करके वेस्टर्न और ईस्टर्न डिवाइड कर लिया, जिसमें अगस्टस सीनियर और उसके साथ एक सीजर उसका जूनियर होता है, जिसमें ईस्टर्न एम्पायर का अगस्टस डायोक्लेशियन खुद और उसका सीजर गैलेरियस था, और वेस्टर्न रोमन का अगस्टस मैक्सिमियन और उसका सीजर कॉन्स्टेंटियस क्लोरस था। इस पार्टीशन के बाद से डायोक्लेशियन के लिए सब आसान हो गया था, जिससे उसका ध्यान तेजी से एक्सपेंड होती हुई क्रिश्चियन कम्युनिटी पर गया। इसलिए उसने बहुत से क्रिश्चियंस को भगवान की पूजा करने के लिए कहा, पर इसके बदले में उन लोगों ने इसका विरोध करके उसे अंधविश्वास कहने लगे, जिसे सुनकर डायोक्लेशियन ने अपना आपा खो दिया और क्रिश्चियनिटी खत्म करने का हुक्म दे दिया, जिसके बाद बहुत से लोगों को मारा गया, जिसे आज भी ग्रेट परसिक्यूशन कहते हैं। इसी में चर्चेस भी तोड़े गए। इन सब से बचते हुए लगभग 40 नन्स, जिनमें से एक रिप्सिम और उनकी लीडर एब्बिस गयानी थी, ये आर्मेनिया पहुंची। ईस्टर्न आर्मेनिया का राजा भी कठोर था, पर उसने सिर्फ कुछ चर्च तुड़वाए थे। पर आर्मेनिया में कुछ और ही हुआ। जब तिरिडेट्स को नन्स की खबर मिली तो वो उनसे मिलने पहुंचा। वहाँ उसने पहली बार रिप्सिम को देखा। रिप्सिम इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखने वाला होश खो देता था। उसकी आंखें, शरीर, आवाज किसी स्वर्ग की अप्सरा से कम नहीं थी। ये देखकर वो उसे पसंद कर बैठा था। ऐसा कहा जाता है कि डायोक्लेशियन उससे शादी करना चाहता था, पर तिरिडेट्स उससे अलग था। उसने भी रिप्सिम से शादी करने को कहा, पर बार बार ना सुनने को मिली। और एक समय पर आकर वो इतना गुस्सा हो गया कि उसने रिप्सिम की जुबान कटवाकर तलवार से उसका पेट काटकर फिर छोटे छोटे टुकड़े करवाकर बाकी सारी नन्स के साथ भी ऐसा ही करवाया, जो उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी बन गई। कुछ वक्त बाद ही वो पागल हो गया, हर किसी पर हावी होने लगा, एक जंगली सुअर की तरह हरकतें करने लगा था। उसकी बहन खुसरोविदोक्त ने कितने ही डॉक्टर्स बुलाए, पर किसी के पास इसका इलाज नहीं था। फिर आखिर में किसी ने ग्रेगोरी का बताया, जिसके बाद उसे बाहर निकालकर राजा का इलाज करने को कहा। कुछ ही वक्त में उसके तरीके से राजा ठीक हो गया और इससे खुश होकर तिरिडेट्स ने पूरे एम्पायर को क्रिश्चियनिटी अपनाने का ऑर्डर दिया, जिसके बाद मास कन्वर्जन करवाया गया और साल 301 में आर्मेनिया को क्रिश्चियन एम्पायर घोषित कर दिया। वही कहानी के दूसरे पहलू में डायोक्लेशियन और मैक्सिमस ने अपनी गद्दी छोड़ दी थी और उनकी जगह उनके जूनियर्स ने ले ली थी और नए जूनियर्स और आ चुके थे। ईस्ट में मैक्सिमस दाया और वेस्ट में सेवरस। पर कुछ वक्त बाद ही ईस्ट के अगस्टस कॉन्स्टेंटिनस क्लोरस की मौत हो गई। रूल्स के हिसाब से सीजर सेवरस को उसकी जगह लेनी थी। ऐसा ना करते हुए क्लोरस के बेटे को राजा बनाया गया। इस बात से लोकल्स ने रेबेल शुरू कर दिया, जिसका फायदा उठाकर पुराने अगस्टस मैक्सिमस के बेटे ने अपने आप को ईस्टर्न आर्मेनिया का राजा घोषित कर दिया। इसके बाद एम्पायर के दोनों एरियाज एक दूसरे के खिलाफ हो चुके थे। बात इतनी बिगड़ चुकी थी कि बैटल्स तक हुई। लंबे समय तक चलने के बाद एडिक्ट ऑफ मिलान के जरिए वेस्ट के कॉन्स्टेंटाइन ने पूरा रोमन एम्पायर एक करके उसका नाम कॉन्स्टेंटिनोपल रख दिया। ये आखिरी बार था जब रोमन एम्पायर एक बड़ा एम्पायर था, जिसके बाद ये इसके डिसेंडेंट्स को इनहेरिट हुआ और परमानेंटली डिवाइड हो गया, जिसमें वेस्ट रोम, रेवेना, मिलान, एरिस नाम से और ईस्ट कॉन्स्टेंटिनोपल नाम से। दो पार्टीशन होने की वजह से बार्बेरियंस ने कॉन्स्टेंटिनोपल जीत लिया और इसकी राजधानी बेजेंटाइन थी, इसलिए इसका नाम बेजेंटाइन एम्पायर रखा। जहां सब रोमेनियंस के टुकड़े बटोरने में लगे थे, वहां किसी को इतनी सी भी भनक नहीं थी कि पर्शिया के सासानियन एम्पायर को पैरों तले कुचलते हुए अरेबियन एम्पायर उनकी तरफ आ रहा है।
जो कि आगे जाकर आर्मीनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बनेगा। इस कहानी के लिए चलते हैं सीधे 7th सेंचुरी में। साल 628 में ससानियन एम्पायर के राजा खुसरो II की और पूरे परिवार की हत्या उसके खुद के बेटे कवद II ने कर दी थी। सत्ता के लालच में अंधे कवद को ये नहीं पता था कि उसके अलावा अभी भी एक मेंबर जिंदा है। जैसे ही कवद की मौत हुई 632 में पुराने राजा के पोते याज़देगर्ब ने एम्पायर अपने कंट्रोल में लिया। उस वक्त ये सिर्फ 8 साल का था और इस 8 साल के बच्चे को इतनी सी भी भनक नहीं थी कि इसकी तरफ कौन आ रहा है। कुछ सालों पहले 610 में साउथ की तरफ सऊदी अरेबिया में प्रॉफिट मोहम्मद नाम का एक आम आदमी था। कहते हैं उसे अल्लाह का पैगाम मिला और उसने इसे सब तक पहुंचाने का काम करना था। लेकिन उस वक्त तक वहाँ पॉलीथिज्म सनातन धर्म को मानते थे, मूर्ति की पूजा करते थे। यहाँ एक प्रसिद्ध मक्का और मदीना नाम का तीर्थ स्थल भी था, जहाँ हर कबीला का मुखिया अपने देवताओं की मूर्ति लाकर रखता था, जिसके बाद कोई भी यहाँ आकर पूजा कर सकता था। तकरीबन 360 से ज्यादा भगवान की मूर्तियाँ यहाँ पर पाई जाती थी और लोग खास कपड़े पहनकर इस पूरे पवित्र स्थल के चक्कर लगाते थे, जिसे प्रॉफिट मोहम्मद अंधविश्वास कहते हुए इस्लाम को प्रमोट करने लगते हैं। इसी पर गुस्सा होकर उसे और उसके फॉलोअर्स को लोकल ट्राइब ने वहां से बाहर कर दिया, जिसके बाद से इतिहास की नई कहानी शुरू हुई। मोहम्मद अपने फॉलोअर्स के साथ नई जगहों पर खुलकर प्रचार करने लगा और कुछ ही समय में उसने अपनी एक मैसिव कम्युनिटी बनाकर मदीना की तरफ आने लगा। यहाँ पर ट्राइब्स को इस्लामिक रीजन में कन्वर्ट करवाकर अरेबियन ट्राइबल नाम दिया गया। अब तक मोहम्मद के पास जनता की ताकत आ चुकी थी, जिसके सपोर्ट से उसने 624 में मक्का के खिलाफ हुई बैटल ऑफ बद्र जीत ली। जैसे ही मक्का उसके कब्जे में आया, उसने सबसे पहले तीर्थ स्थल की सारी मूर्तियां तोड़वाकर वहां के मंदिर को अल्लाह का पवित्र स्थल घोषित कर दिया। इस वक्त तक सऊदी अरेबिया उसके कब्जे में आ चुका था, जिसके दावेदार बहुत थे। 600 में प्रॉफिट मोहम्मद की मौत हो गई, जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि अगला कैलिफेट कौन होगा। इस सवाल ने इस्लाम रिलीजन को 2 ग्रुप्स में बांट दिया, शिया और सुन्नी। शिया चाहते थे कैलिफेट मोहम्मद के परिवार का हो और सुन्नी चाहते थे कि मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा वोटिंग करके बनाया जाए, जो इस्लाम को आगे तक लेकर जाए। और इसी के लिए 4 दावेदार सामने आए: अबू बकर अल सिद्दीक, उमर इब्न अल खत्ताब, उस्मान इब्न अफान और अली इब्न अबी तालिब। ये सभी राशिदून कैलिफेट कहलाते थे और सत्ता में आते ही इन्होंने इस्लाम को दूसरे देशों में और अरब एम्पायर को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया था, जिसका पहला निशाना बना इराक और फिर 636 में बैटल ऑफ अल कदिसिया से उसी का बगदाद, जो इन्हें ले गया 642 की बैटल ऑफ नहावंद में ईरान तक। 651 तक पूरा ईरान अरब के कब्जे में था और इसी बीच इसका एम्पायर बदलकर उम्मयद बन गया। इस वक्त तक उम्मयद एम्पायर सुन्नी मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करते थे। ये लोग सिर्फ अल्लाह में विश्वास करते थे और उन्हें ही मानते थे। ये दिन में 5 बार नमाज पढ़ते थे, जैसे फज्र, जोहर, असर, मगरिब और ईशा। नमाज पढ़ने से पहले वजू करना, जिसे हाथ मुंह धोकर अपने आप को शुद्ध करना, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में हो, पर किबला मक्का की तरफ चेहरा कर नमाज पढ़ते थे। ये लोग नमाज के अंदर अल्लाहु अकबर, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व इलाहा इल्लल्लाह गैरुहु अल्लाहु समद लम यलिद व लम युलाद, जिसका हिंदी में अनुवाद है कि अल्लाह सबसे बड़े हैं, अल्लाह के सिवा कोई और पूछने लायक नहीं है, ना ही वो जन्मे हैं, ना उन्हें किसी ने जन्म दिया है, वो किसी के मोहताज नहीं, दुनिया उनकी मोहताज है। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, बाकी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो अरब लोग उस वक्त बोलते थे। अब उम्मयद कैलिफेट के अंदर ये एम्पायर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, सीरिया, लेबनान, इजराइल, इजिप्ट, सूडान, लीबिया, अल्जीरिया, टूनिशिया, मौरितानिया, मोरक्को, स्पेन, पोर्तुगल, फ्रांस, तुर्की, जॉर्जिया, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का सिंध और आर्मेनिया तक वो पहुंच चुका था। इन सब पर कब्जा करने के बाद उम्मयद ने जबरदस्ती मास कन्वर्शन करवाया। जो मना करते उन्हें जान से मार दिया जाता और इसी के चलते बहुत सारे मंदिर, चर्चेस भी तोड़वाए गए, जिसे देखकर 774 में आर्मेनिया के बगरातोनी डायनेस्टी के डिसेंडेंट सगरत ने अरब कैलिफेट अब्बासिद के खिलाफ रिवॉल्यूशन किया, पर वो मारा गया, जिससे सभी की हिम्मत खुली और सारे एम्पायर अब्बासिद के खिलाफ हो गए। और इसी बीच शिया मुस्लिम्स भी पावर में आने लग गए, जिससे अब्बासिद पूरी तरह से उलझ गया और इसका फायदा आर्मेनिया के अशोक ने उठाया और इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। पर आर्मेनिया जब उसके डिसेंडेंट्स तक पहुंचा तो वो 2 भाइयों में बट गया। होयहानी सम्मत, जो कि अनिका राजा था,
और अशोक II जो बाकी के आसपास का एरिया था। अभी जो होयहनिस था इसका कोई डिसेंडेंट नहीं था, इसलिए उसने अपनी मौत के बाद अपना एम्पायर बेजेंटाइन रोम को देने का फैसला किया। लेकिन 1041 में उसकी मौत के बाद अशोक II ने फिर से आर्मेनिया एक कर दिया, पर कुछ समय बाद इसकी मौत हो गई और बेजेंटाइन ने इसका फायदा उठाकर इसके एम्पायर को कप्पाडोसिया में एक छोटा सा राज देकर पूरा आर्मेनिया अपने कब्जे में कर लिया। बेजेंटाइन को लगा कि अरेबियन की पावर कम हो गई है, अब वो अरेबियन पेनिनसुला तक ही सीमित रहेंगे। लेकिन अब की बार रूरल आसपास से नहीं बल्कि सेंट्रल एशिया के कोने से, जिसे अरेबियंस ने पहले कब्जा किया था, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, वहां से सेल्जुक ट्राइब्स जो सुन्नी मुस्लिम थे, उन्होंने अरेबियंस को अपनी तरफ से हटाकर खुद का एम्पायर बना लिया था और बढ़ते हुए अफगानिस्तान, ईरान, इराक से सीधे अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया और तुर्की तक फैल गया। क्योंकि इस दौर में एक दूसरे से लड़कर कोई कमजोर हो रहा था तो कोई पावरफुल बन रहा था। स्टेबिलिटी एक तरह से नाक के बराबर रह गई थी। किसी एक देश की राजधानी पर कब्जा कर लेते या किसी एक बड़े एम्पायर को हरा देते थे तो उसके वेसल स्टेट्स पर भी इनका कब्जा हो जाता था और कोई वेसल रिवोल्यूशन करती थी तो सभी करने लगते थे। अब 1071 में सेल्जुक एम्पायर अल्प अरसलन ने बिजेंटाइन को हराया, जिसे तुर्की के एनातोलिया का रास्ता उसके लिए साफ हो गया था। और इसी के बाद लाखों सेल्जुक ट्राइब्स, वॉरियर्स वहां रहने आए और अपने छोटे छोटे राज्य बनाने लगे। इन्हीं सब ने 1077 में वहां एक बड़ा राज्य बनाकर उसे सल्तनत ऑफ ब्रह्म का टाइटल दिया। पर आगे जाकर इस एम्पायर के साथ भी वही होना था जो सबके साथ होता आया था। जैसे ही आखिरी सक्सेसर मरा, 1260 तक एम्पायर टुकड़ों में बंटने लगा, जिसमें आर्मेनिया को जॉर्जिया ने कब्जा लिया और ईरान, अफगानिस्तान, तुर्की के आसपास के एम्पायर के कब्जे में आ गया। पर सल्तनत ऑफ ब्रह्म में अभी भी सेल्जुक ट्राइब्स थी। सभी चैन की सांस ले ही रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट एशिया से मंगोल्स ने चाइना, रशिया, कोरियन, वियतनाम, सेंट्रल एशिया, आधा यूरोप इन्वेड कर लिया। लगभग 30-40 देशों को इन्वेड करके वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एम्पायर बना। इसमें भारत का भी कुछ एरिया था जो आज पाकिस्तान की तरफ है। मंगोलियंस इतने क्रूर थे कि आज भी इनका इतिहास देखे तो इन्होंने अपने राज में 40 मिलियन लोगों को मारा है। और ऐसा एम्पायर जो जवान, बूढ़ों, बच्चों, जानवरों तक को मार डालता था। इस एम्पायर की एक स्ट्रेटेजी थी, ये जिस पर भी कब्जा करता था वहाँ अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने लगता था। इसकी सोच थी कि एक आदमी की 20 औलाद हो, जिससे जल्द से जल्द इनकी पॉपुलेशन हर जगह फैलने लगे। ये लोग उस वक्त तक टेंगरिज्म रिलीजन को फॉलो करते थे, जिसमें खुला आसमान इनका भगवान था जो न्याय का देवता था और सब देखता है। इसके अलावा धरती, पानी, आग और पूर्वजों की भी पूजा ये लोग करते थे। इनके डिवोशन करने का तरीका काफी आसान था। आसमान में हाथ उठाकर प्रार्थना करते थे, पहाड़ों, मूर्तियों को दूध, फल, बलि देते थे और हर घर में भगवान की मूर्ति रखते थे। और इनकी जो स्ट्रेटेजी थी पॉपुलेशन बढ़ाने की, उसी के दम पर इसके राजा जेंगिस खान के बेटे ओदगेय खान ने आर्मेनिया पर आसानी से कब्जा करके उसकी एनाटॉमी जॉर्जिया को दे दी। हालांकि एशिया की तरफ कुछ सालों तक इसका कब्जा रहा और फिर 1241 में इसकी मौत के बाद अगले एम्पायर बनने की परेशानी सामने आ गई, क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर संभाल पाना एक डिसेंडेंट के लिए मुश्किल हो गया था। इसलिए सब एक दूसरे के खिलाफ जाकर एम्पायर तोड़ने लगे। पर इस ब्रेकडाउन से जो एम्पायर बनने वाला था वो स्टेबल तो रहने वाला था, लेकिन जिस तरह से रहने वाला था उसने दुनिया को एक नई दिशा में मोड़ दिया था। साल 1300 की शुरुआत में 4 से 5 लोग हाईलाइट हुए। सल्तनत ऑफ ब्रह्म का ओस्मान, ईरान, अजरबैजान, आर्मेनिया में मंगोल लखानटे, ब्लैक शिप, व्हाइट शिप और सफाविद सूफी ऑर्डर। देखिए, सल्तनत ऑफ ब्रह्म के छोटे छोटे राज्यों में से एक राज्य का लीडर सामने आया, ओस्मान गाजा, जिसकी स्टेट सुन्नी मुस्लिम की मेजोरिटी की थी। उसने सभी राज्यों को एक करके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया और 1299 में इसे ओटोमन एम्पायर का टाइटल दिया। ओस्मान की मौत के बाद उसके डिसेंडेंट ने वेस्ट के बेजेंटाइन एम्पायर को इन्वेड करना शुरू किया। इसी वक्त मंगोल्स की पावर एशिया से कम हुई तो मौके पर उन्हीं के मंगोलियन लखानटे ने आर्मेनिया, अजरबैजान और ईरान अपने पास रख लिया। और इसी की पीठ के पीछे अजरबैजान के पास अर्दाबिल शहर से सामने आया शेख सफी अल दीन अर्दाबिल। ये उस सदी के एक सुन्नी पीर माने जाते थे। पीर एक तरह से मुस्लिम संत होते हैं, इस्लाम की अच्छी बातें बताकर लोगों को जागरूक करके इस्लाम कबूल करवाते हैं। भारत में आज भी जिन्हें पीर बाबा की दरगाह कहकर पूजा जाता है, जिनकी मज़ार पर चादर चढ़ाई जाती है, वो इन्हीं की तरह एक पीर हुआ करते थे। और इन्होंने उस वक्त एक सफाविया नाम का सिलसिला जारी किया था,
जिसके अंदर मुस्लिमों को इस्लाम के लिए जागरूक करना, नमाज और कुरान पढ़ना, दिल दिमाग साफ रखना और सबको बराबरी से देखना, ये सब इसमें सिखाया जाता था। जिसकी वजह से बहुत ही जल्दी इस सिलसिले को लाखों मुस्लिम्स का सपोर्ट मिला। जब तक ये सिलसिला कम्युनिटी बढ़ रही थी, इस वक्त तक मंगोलियन लखनटे की मौत हो चुकी थी और 1378 में उसका एम्पायर काराकोयनलू ब्लैक शिप टर्क्समैन और अक्कोयनलू व्हाइट शिप टर्क्समैन में बढ़ गया था। ये दोनों ही ट्राइब्स सेंट्रल एशिया की थी और सेल्जुक टर्क्स के एम्पायर के समय में आर्मेनिया माइग्रेट हुई थी। ब्लैक शिप में शिया मुस्लिम का इन्फ्लुएंस ज्यादा था और व्हाइट शिप में सुन्नीस का। हालांकि दोनों ही पर्शियन कल्चर से ऑब्सेस्ड थे, पर एक दूसरे के स्ट्रॉन्ग राइवलरी थे और इनकी इसी राइवलरी के बीच सफाविया कम्युनिटी अपना फायदा उठाती हुई, जिसकी वजह से दोनों में काफी बैटल्स हुई, जो कि 1468 में जाकर व्हाइट शिप मुस्लिम ने जीत ली। इनके पास आर्मेनिया, अजरबैजान, ईस्टर्न तुर्की और ईरान का कब्जा आ गया। पर जब तक ये कब्जा करते, तब तक शाह इस्माइल ने शिया इस्लाम कबूल कर लिया था और पूरा सफाविया सिलसिले के सुन्नी मुस्लिम शिया में कन्वर्ट हो गए थे। जिसके बाद अब वो खुद का एम्पायर बनाने के लिए व्हाइट शिप से बैटल शुरू करने लगा। तब तक ऑटोमन्स यूरोप में हंगेरिया तक एक्सपेंड हो चुके थे, जिसकी वजह से यूरोपियंस को, ऑटोमन्स, अरेबियंस सबको अलग अलग ट्रेड टैक्स देना पड़ रहा था। और इसी से परेशान होकर पोर्तुगल से सामने आया वास्को दे गामा। ये एक सी नेविगेटर और एक्सपेडिशन कमांडर था, जिसका काम था ट्रेड के लिए नए देश ढूंढना। हमारे भारत के हजारों लोग आज भी अंग्रेजों का इतिहास पढ़कर वास्को दे गामा को इंडिया का फाउंडर बताते हैं, जबकि ये 1498 में यूरोप से सी रूट के जरिए पहली बार भारत आया था। जबकि उस वक्त तक भारत का एशिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से सी ट्रेड हुआ करता था और 600 BC में मौर्यन एम्पायर के पहले से होता हुआ आ रहा था। उस वक्त वर्ल्ड के अंदर भारत के मसालों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, जैसे दालचीनी, इलायची, गरम मसाले, ये सब हाई डिमांडिंग थे। इतने थे कि जिन लोगों को दिया जा रहा था उनको देखकर ही हम लोग संतुष्ट थे। ग्राहक हमें ढूंढता हुआ आता था, हम ग्राहक ढूंढने नहीं जाते थे। और इसी तरह ये वास्को दे गामा भी हमें ढूंढता हुआ आया था। 18वीं सेंचुरी में एक शिप हुआ करती थी, कैरेवल शिप, जो इंटरनेशनल रूट पर यूज की जाती थी। वो शिप ही पोर्तुगल के पास 1450 में आई थी। भारत के लोग तो अमरनाथ यात्रा 6th सेंचुरी से करते हुए आ रहे हैं। अब अगर 15th सेंचुरी में कोई व्यक्ति नया रास्ता ढूंढ कर उसे अपने इतिहास में लिख दे कि मैं नए रास्ते से जा रहा था, वहाँ पर मैं अमरनाथ धाम पहुँचा, बहुत खूबसूरत है, तो ये उन लोगों के लिए खोज होगी, हम लोगों के लिए नहीं, क्योंकि हम भारतवासी तो अपनी यात्रा कभी से करते आ रहे हैंगे। तो सिंपल सी बात है कि कहीं कुनी बातों से अच्छा है कि आप एक बार खुद रिसर्च करके देखें। तो वास्को दे गामा ट्रेड करके पूरा माल सी रूट के जरिए पोर्तुगल ले जाने लगा, जिसे देखकर ऑटोमन्स ईस्ट की तरफ एक्सपेंड करने लगे। और इसी दौरान व्हाइट शिप से बैटल करके ईस्टर्न एनातोलिया भी ऑटोमन्स ने अपने कब्जे में ले लिया, जिसका फायदा उठाकर सफाविद डायनेस्टी ने व्हाइट शिप से ईरान छीनना शुरू कर दिया। दोनों के बीच बफर जोन बनने की वजह से व्हाइट शिप ने घुटने दे दिए और जिससे सफाविद का कब्जा पूरा हो गया। हालांकि वो यहाँ नहीं रुका। शिया मुस्लिम्स की मेजोरिटी वाले सफाविद ने अब की बार ऑटोमन्स को चैलेंज किया, पर उसे ऑटोमन की प्लानिंग नहीं पता थी। ऑटोमन इजिप्ट, सीरिया को इन्वेड करके 1517 तक उमायुद कैलिफेट के अरेबियन पेनिनसुला को अपने में मिला लेता है, जिससे उसका कंट्रोल मक्का और मदीना पर आ चुका था। उस वक्त मक्का मदीना जिसके राज्य में भी होता था, वो इस्लामिक देशों का राजा होता था और ऑटोमन्स ने उमायुद कैलिफेट के एम्पायर को जीता था, इसलिए उसको टाइटल मिला कैलिफेट, खलीफा का। जिसके बाद से ऑटोमन्स अपने आप को वर्ल्ड के सारे मुस्लिम देशों का खलीफा मानने लगा। इस टाइटल को पाने के बाद ऑटोमन्स ने सफाविद को तीनों तरफ से घेरना शुरू किया और 1555 आते आते वो आर्मेनिया पर भी कब्जा करने लगा, जिसके डर से सफाविद शाह अब्बास ने स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी बनाई और लाखों आर्मेनियंस को ईरान के अंदर माइग्रेट करना शुरू किया, जिसकी वजह से हजारों घर जलाए गए, लोगों को मारा गया। पर ऑटोमन इससे नहीं रुका, उसने वेस्टर्न आर्मेनिया अपने कब्जे में कर लिया था। इतनी पावर हो जाने के बाद अब उसने ईस्ट की तरफ अपना एक्सपेंड रोककर वेस्ट में यूरोप की हारी हुई बैटल जीतने का सोचकर उसकी तरफ एक्सपेंशन वापस से शुरू कर दिया। 1683 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पर दूसरी बार अटैक किया, पर इस बार जो हार ऑटोमन्स को मिली उसने इनकी पूरी ताकत हिलाती थी। पूरे विश्व में इस हार की बात होने लगी, जिससे गुस्से में आकर 1699 में फिर ऑटोमन्स खलीफा ने बैटल करना चाहिए, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। ट्रीटी ऑफ कर्लोविट्ज के तहत हंगेरिया के बड़े बड़े इलाकों पर ऑस्ट्रिया का कब्जा आ चुका था और वही ईस्ट में ईरान पर अफगानिस्तान ने कब्जा करना शुरू कर दिया था, जिन्हें लोकल्स के नादिर शाह ने वहां से भगा दिया था। पर उसकी मौत के
बाद बहुत सारी ट्राइब्स इसमें घुस आई, जिसमें से कजर डायनेस्टी के राजा आगा मोहम्मद खान कजर ने 1796 में अपना एम्पायर खड़ा कर लिया। अब यहाँ से जो कहानी मोड़ लेने वाली थी उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। ऐसा काला सच जिसे तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान ने साफ तौर पर मानने से इनकार कर दिया, और जो हुआ उसे आज भी जायज कहते हैं। आपने हजारों लोगों का कत्लेआम सुना होगा, लेकिन क्या हो अगर 15 लाख लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाए बिना किसी गलती के। ओटोमन्स को यूरोप से मार पड़ी तो इसे छुपाने के लिए उसने ईरान पर कब्जा जमाना शुरू किया, पर उसे इतनी सी भी भनक नहीं थी कि इसके पापों का प्रसाद देने नॉर्थ से रशिया आ रहा है, जो उस वक्त का सोवियत यूनियन था। ऑटोमन्स के बढ़ते अत्याचार को देखते हुए जॉर्जिया के राजा ने रशिया के साथ अलायंस कर लिया। 1804 से 1813 के बीच में नॉर्थर्न अजरबैजान और 1828 तक ईस्टर्न आर्मेनिया, जिसे आज तक ऑटोमन्स नहीं जीत पाया था, और ग्रीस, बल्कन्स जैसे देश जिन्हें जीतने में उसे सालों लगा दिए थे, उसे रशिया ने एक झटके में छीन लिया था और आर्मेनियंस की जान बचाने के लिए कोकस प्रोविंस में उन्हें शामिल करना शुरू कर दिया था, जिससे उनके ट्रेड, पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर, एजुकेशन में ग्रोथ हुई। पर यह सारा नजारा ऑटोमन्स के लिए पैरों तले जमीन खिसकने जैसा था। लोगों को रशिया की तरफ जिंदगी की उम्मीद दिख रही थी, जिससे लाखों आर्मेनियंस जो ईरान और ग्रीस में माइग्रेट हो गए थे अब वो वापस आने लगे थे। एक तरह से शिकारी अब खुद शिकार बन चुका था। उसे डर लग रहा था कि उसके मुंह से वेस्टर्न आर्मेनिया भी छीन लिया जाएगा, जो कि उसके और रशिया के बीच एक बफर जोन बनकर उसे रशिया से बचाए हुए था। कहीं वेस्टर्न आर्मेनिया भी उससे न छीन लिया जाए, इसलिए ओटोमन्स ने वहाँ के नॉन मुस्लिम पर ज्यादा टैक्सेस, बेफजूल कानून और अत्याचार करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने रिफॉर्म्स मांगे तो उनके खिलाफ एक्शन लिया गया और 1894 से 96 के बीच सुल्तान अब्दुल हामिद II ने हामिदियन मास्कर करके 1 से 3 लाख नॉन मुस्लिम आर्मेनियंस को मरवा दिया और हजारों को घर से निकाल दिया, जिसकी वजह से वेस्टर्न आर्मेनिया का भरोसा रशिया की तरफ वापस बढ़ने लगा। 1908 तक सुल्तान ऑटोक्रेटिक हो चुका था। उसने 1876 के कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करके हर तरह की इंडिपेंडेंस पर पाबंदी लगा दी थी, जिसकी वजह से उसी के आर्मी के ऑफिसर्स ने एक कमेटी ऑफ यूनियन एंड प्रोग्रेस कप बनाई, जिसे यंग टर्क्स भी कहते हैं। कप के लीडर्स ने सुल्तान पर दबाव बनाकर 1876 का कॉन्स्टिट्यूशन वापस लागू करवाया और इलेक्शन करवाकर पार्लियामेंट में अपनी पकड़ बना ली। अब की बार आर्मेनियंस को लगा कि रिफॉर्म्स मिलेंगे, लेकिन सत्ता में आते ही कप की पॉलिसीज भी पैन टर्किस्ट हो गई, जिसका मकसद था हर एक एम्पायर के लोगों को मुस्लिम बनाना और उसे टर्किश एम्पायर में मिलाना। और इसी बीच पुराने सुल्तान को हटाकर महमद V को सुल्तान बनाया गया, जिससे पूरी पावर कप के हाथ में आ गई। जब तक ओटोमन्स में ये सब हो रहा था, तब तक यूरोप से इनका पत्ता कट चुका था, जिसकी वजह से 1912 में हजारों मुस्लिम रेफ्यूजीज वापस आए और सोसाइटी अनस्टेबल हो गई और इनके जीते हुए लगभग एम्पायर रिवॉल्यूशन करके को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लगे थे, तो कुछ बैटल्स पर उतर आए थे। अब ओटोमन्स की इस बुरी तरह की हालत को देखकर वर्ल्ड में उसे सिक मैन ऑफ यूरोप का टाइटल दे दिया गया था। विश्व में नाक कटना, जगह जगह से हारना, रशिया का आगे बढ़ना, आर्मेनिया का रशिया में जाना, इसने ओटोमन गवर्नमेंट को ऐसा सदमा दिया कि उसने अपने पूरे एम्पायर में नॉन मुस्लिम्स और खास करके आर्मेनियन सिटीजन्स को मारने का ऐलान कर दिया। और इसी बीच दुनिया में सबसे बड़ा हादसा हुआ, जिसने ओटोमन्स के लिए यह काम को और आसान बना दिया। वर्ल्ड वॉर I। After the assassination of Archduke Franz Ferdinand, Austria-Hungary declared war. By the end of 1916, the Allies, led by the French and British, had been fighting the Germans on the Western Front for more than 2 years, with heavy losses on all sides. 1914 में जब वर्ल्ड वॉर I शुरू हुआ, तब ओटोमन्स ऑस्ट्रिया, जर्मनी और रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, इन दोनों के अलग अलग अलायंस बन गए। इस अलायंसेस के बाद कोकस रीजन में दोनों आर्मीज का डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन हुआ। इस वॉर में ओटोमन्स ने जर्मन्स और नेपोलियनिक टैक्टिक्स फॉलो करी थी, जिसमें हाईली मोबिलाइज्ड ट्रूप्स को कोकस पहुंचकर वहां के मुस्लिम को रिवोल्ट के लिए इंस्पायर करना था। पर विंटर की वजह से वो नाकाम रहे। 25,000 से ज्यादा सोल्जर्स बैटल के शुरू होने से ही पहले मर गए, जिसमें से 1915 तक आते आते रशिया ने ओटोमन्स को घुटनों पर ला दिया। हालांकि इस वॉर में रशिया का भी नुकसान हुआ, पर ओटोमन्स की आर्मी की स्ट्रेंथ जो 1,18,000 थी,
वो 42,000 पर आकर गिर चुकी थी, जिससे डर कर ये अपनी जान बचाकर भागने लगे। और आखिर में इस पूरे डिफीट का जिम्मेदार आर्मेनिया को बताकर आर्मेनिया रशिया का सिंपैथाइजर, उनकी आर्मी का सपोर्टर और ट्रेटर है ऐसा प्रोपेगेंडा चला देते हैं। आर्मेनियंस को पूरे वर्ल्ड में ट्रेटर की तरह दिखाते हैं। इसी बीच चुपचाप से वर्ल्ड्स बिगेस्ट जेनोसाइड की प्लानिंग करके उसे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। फिर आती है फरवरी 1915 की वो काली रात, जेनोसाइड फेज 1। ऑटोमन आर्मी में से हजारों आर्मेनियंस और नॉन मुस्लिम सोल्जर्स को झूठ बोलकर उनसे हथियार छीन लिए गए और डिजार्म करके उनके छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर जंगलों में, पहाड़ों में, डिजर्ट्स में ले जाकर उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया। ये सब करने में 2-3 महीने लगे, जिसके बाद 24 अप्रैल में 700 से ज्यादा राइटर्स, जर्नलिस्ट, पावरफुल लीडर्स और बड़े बड़े पद के उन्हीं के लोगों को बिना किसी चार्ज के अरेस्ट किया गया। उनके साथ उनकी फैमिलीज को रिलोकेट के बहाने सेम मिलिटेंट्स की तरह मार दिया गया, ताकि इस जेनोसाइड का अपोज कोई ना कर सके। हालांकि आज भी ये जेनोसाइड की शुरुआत मानी जाती है। जब आर्मेनियंस के लीडर मार दिए तो विलेजेस में जाकर आर्मेनियंस से हथियार जैसे तलवार, छुरी, चाकू सब छीनकर जवान मेल्स को उनके परिवार से अलग करके 2 लाख से ज्यादा को जंगल में, पहाड़ों में, डिजर्ट्स में ले जाकर गोलियों से मार दिया गया। कुछ के सिर काट दिए गए तो बुजुर्ग मर्दों को कड़ी धूप की डिजर्ट में नंगा करके चलाया, जिससे वो भूख प्यास से वहीं मर गए। बच्चों को पकड़कर उन्हें जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया। जो नहीं मानते उन सब के सामने उनके माँ बाप को जिंदा जला दिया जाता, और जो कन्वर्ट हो गए उन्हें नीच जात का बताकर समाज में बहिष्कार किया गया। जो बच्चे 1 साल के नीचे थे उनको सरेआम बाजार में बोली लगाकर बेचा गया। और जो आर्मेनियन फीमेल्स थी उनमें से जवान लड़कियों के साथ पहले कम से कम 10 सोल्जर्स के द्वारा सामूहिक किया गया, और उसके बाद उन्हें बिना कपड़ों के पूरे आर्मेनिया के सामने ऐसे ही बाजार ले जाते और एक जगह खड़े करके उनकी बोलियां लगाते। यहाँ तक कि 8 से 17 साल तक की बच्चियों तक के साथ ऐसा बदतर सलूक किया गया है कि जिसे बताने में रूह कांप जाएगी। शादीशुदा औरतों के पतियों को बांधकर उनके सामने उनकी माताओं बहनों के साथ एक बार में 15-20 लोग सभी एक साथ कांड करके उसे जिंदा जला देते थे। और ये सिर्फ घरों में ही नहीं बल्कि पूरे बाजार में भरी पब्लिक के सामने किया गया। मर्दों को नामर्द बनाया गया। औरतों और जो औरतें पेट से थी उनको बंदूकों से पेट पर मारा गया, जिससे वो वहीं दम तोड़ देता। और अगर ज्यादा नाटक करते तो उनके पेटों को तलवारों से, कितनों के गले में रस्सी बांधकर, रस्सी को जानवर में बांधकर रास्तों पर घसीटा गया। जबकि ये सिर्फ शुरुआत थी, जिसमें से 3 दिन के अंदर सिर्फ 24,000 गिनती में आए थे, जबकि असली गिनती 3 लाख से पार थी। मई तक ऑटोमन्स ने लॉ ऑफ डिपोर्टेशन लागू किया, जिसके तहत आर्मेनियंस को दूसरी जगह शिफ्ट करना था। इस वक्त तक 7 से 8 लाख आर्मेनियंस मारे जा चुके थे, पर इन्हें छुपाकर ऑफिशियली 1 लाख बताया गया। डिपोर्टेशन के अनुसार आर्मेनियंस को एक सेफ और रिलायबल रिसोर्सफुल जगह शिफ्ट करना था, पर शायद ऑटोमन्स की नजर में अल्लाह की जन्नत से बेहतरीन कोई और जगह नहीं थी। ऑटोमन मिलिटेंट्स 1 से 2 लाख आर्मेनियन वुमेन्स, गर्ल्स, सीनियर सिटीजन्स को माउंटेन और डिजर्ट्स की तरफ ले जाने लगे, जो वहां से 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर था, जिसके रास्ते खतरनाक, चोर, डाकू से भरे पड़े थे। ट्रेवलिंग के दौरान मिलिटेंट अपने व्हीकल्स पर होते फुल रिसोर्सेज के साथ, पर ये सिर्फ उनके अपने लिए होते। तपती धूप में बिना कपड़ों के, बिना जूते चप्पल के, भूखे प्यासे चल रहे आर्मेनियंस के लिए कुछ नहीं था, जिससे हजारों लोगों ने वहीं दम तोड़ दिया। और जो मिलिटेंट से उनके रिसोर्स मांगने आता, उन्हें मार मार के, उनके हाथ पे तोड़ के उन्हें वहीं मरने के लिए छोड़ते थे। और जब आराम करने के लिए रात में रुकते तो हर एक मिलिटेंट अपने साथ 1 से 2 फीमेल्स रखता, जो मर्जी पड़े वो करता और अगले दिन उन्हें काट के फेंक देता। आखिर में माउंटेन पहुंचने के बाद उनका शरीर का सब कुछ, अगर एक कपड़ा भी बचा था तो वो तक छीन कर एक दूसरे लोगों को भागने के लिए कहा गया, और भागने के बाद उन्हें गोली मार दी गई। अगस्त आते आते ये जेनोसाइड की खबर दुनिया में फैल चुकी थी,
जिससे ऑटोमन्स ने ऑफिशियली एडमिट किया कि 2 लाख से ज्यादा आर्मेनियंस को हमने मारा है। पर डिजर्ट आर्मेनिया माउंटेन्स में पड़ी लाशें ही बता रही थी कि वो 12 लाख से ज्यादा थी। हालांकि ऑटोमन्स अभी भी नहीं रुके थे। जहां एक बार में लाखों लोगों को मारा जा रहा था, वहां गिनती अब हजारों पर आ गई थी। लेकिन जेनोसाइड अभी भी चालू था और अंडरग्राउंड था। जो लोग बच गए थे उनके टुकड़े करके कुत्तों को खिलाया गया। ये जो इंसिडेंट मैंने आपको बताया है, ये सिर्फ 30% है। 70% अत्याचार की बातें ना बताई गई है, ना बताई जा सकती हैं। किसी एक कम्युनिटी के साथ आप कितना बुरा करने का सोचोगे, आप जितना बुरा से बुरा सोचोगे वो आपके लिए 100% हो सकता है, लेकिन इस जेनोसाइड का 1% होगा। आइए जनाब, तशरीफ़ रखिए जनाब, इस्तांबुल की खून से सनी मिठाई खाकर इस जेनोसाइड पर अपनी नज़र तो लाइए जनाब। कहने को तो सिर्फ एक ये 15 लाख लोगों का जेनोसाइड है, लेकिन जिन लोगों ने इसको फेस किया है, जिन लोगों ने उस चीज़ को महसूस किया है, उन लोगों के दिल से जाके अगर आप कभी पूछेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि वो वक्त, वो लम्हा, वो समय कैसा रहा होगा उन लोगों के लिए, जहां उन्होंने एक एक पल मौत के बीच गुजारा है। 1917 तक आते आते रशिया में रिवॉल्यूशन होने लगा, जिसकी वजह से रशियन आर्मी कोकस से हट गई और वर्ल्ड वॉर 1 और रशिया के साथ वॉर की वजह से ऑटोमन लगभग एकदम बर्बाद हो गया था। जिसके बाद इस पूरे जेनोसाइड की रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस ने कड़ी निंदा करी। 1918 में वर्ल्ड वॉर एंड हो गया और अब ऑटोमन्स के पास एक ही मकसद था, गज़वा ए आर्मेनिया, जिसके चलते उसने जेनोसाइड की रफ्तार बढ़ाई और हजारों आर्मेनियंस के साथ जो पहले किया था, अब की बार उसका 3 गुना ज्यादा जुल्म किया। 1922 तक मास किलिंग का आंकड़ा 15 लाख पार कर चुका था। यह कोई मामूली बात नहीं है। जिस वेस्टर्न आर्मेनिया की पॉपुलेशन अब्दुल हामिद के 2-3 लाख आर्मेनियंस को मरवाने के बाद भी ऑन रिकॉर्ड 22 लाख से ज्यादा थी, वो अब जेनोसाइड के बाद 3 से 4 लाख बची थी। अगर 20 लाख भी देखे तो सीधे 85% पॉपुलेशन मारी जा चुकी थी। साल 1923 में ऑटोमन हर जगह से टूट गया और सिर्फ यूरेशिया में बच गया, जिसके बाद नई सरकार आई और उसने पुरानी सभ्यताओं को बदलकर रिपब्लिक ऑफ तुर्की स्टैब्लिश किया, जिससे दुनिया के सामने नया नाम आया, तुर्की। इस वक्त तक तुर्की में 1% आर्मेनियंस और नॉन मुस्लिम्स नहीं थे और वेस्टर्न आर्मेनिया में सिर्फ 15% नॉन मुस्लिम्स थे। इसके बाद ईस्टर्न आर्मेनिया में आर्मेनियन सोवियत स्पेशलिस्ट रिपब्लिक स्टैब्लिश हुई, जो कि बाद में रशिया यूएसएसआर का हिस्सा बन गई। हालांकि तुर्की ने तब भी अटैक किए, पर यूएसएसआर की वजह से कुछ नहीं कर पाया, जिसके डायरेक्ट बाद 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गई, जिससे बहुत सारे राज्य सामने आए। इसी से आर्मेनियन सोवियत स्पेशलिस्ट रिपब्लिक भी खत्म हो गई और 26 दिसंबर 1991 को ही यूएसएसआर के डिसॉल्व के साथ आर्मेनिया को इंटरनेशनली इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया। आज भी अजरबैजान से आर्मेनिया का कॉन्फ्लिक्ट नगार्नो कराबाख को लेकर चलते रहते हैं, जिसमें तुर्की पूरी तरह से अजरबैजान को सपोर्ट करता है और अपनी तरफ से बहुत सारी टेंशंस क्रिएट करता है आर्मेनिया के खिलाफ। आज आर्मेनिया में 95% मेजोरिटी क्रिश्चियंस की रही है, जो आज भी आर्मेनियन जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज करने के लिए वर्ल्ड से रिक्वेस्ट कर रही है। इसी के लिए आर्मेनियन जेनोसाइड रिकॉग्नाइजेशन करके एक इंटरनेशनल मुद्दा है, जिसमें 3 तरह की कंट्रीज हैं। पहले वो जो इसे जेनोसाइड मानते हैं, दूसरे वो जो इसे जेनोसाइड नहीं मानते, तीसरे वो जिन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। पहले वाली कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो इन 34 देशों में से जिन्होंने वर्ल्ड वॉर के समय पे तुर्की के साथ अलायंस किया था, जर्मनी, उन्होंने तक इसे जेनोसाइड माना है। दूसरे नंबर पर सिर्फ 3 ही देश है जो इसे जेनोसाइड नहीं मानते हैं, तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर के समय पर भी पाकिस्तान का पूरी तरह से साथ अजरबैजान और तुर्की ने दिया था। अब मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सिर्फ 2 मिनट की बात और आपसे कहना चाहूँगा। अभी अगर आप ये एक वीडियो देख रहे हैं तो आप एक अकेले व्यक्ति हैं। अगर आप किसी को ये वीडियो शेयर करेंगे तो क्या लगता है आपके कहने पर वो देखेगा? आपके बार बार बताने पर भी वो व्यक्ति नहीं देखेगा। हो सकता है देख ले, पर अगर आप 10 लोगों को ये वीडियो दिखाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि 10 के 10 वो देखे। अब जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। हम ऐसे ही 100 एरियाज़ को मिलाएंगे तो जाके एक डिस्ट्रिक्ट बनेगी, जिसकी एवरेज पॉपुलेशन होगी 17 से 18 लाख। और जब ऐसे ही एवरेज 28 डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाएंगे तो जाके एक स्टेट बनेगी, जिसकी एवरेज पॉपुलेशन होगी 5 से 6 करोड़। और जब 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज को मिलाएंगे तब जाके एक देश बनेगा, जो कि हमारा भारत, जिसकी टोटल पॉपुलेशन है 146 करोड़। ये 146 करोड़ जनता नहीं है,
ये 146 करोड़ सोच है, नज़रिए हैं, तरीके हैं, स्वभाव है, व्यवहार है। हर एक व्यक्ति का अलग अपना नज़रिया है। तो ये 146 करोड़ सोच है, और जब ये 146 करोड़ सोच तुर्की के किए इस कांड को कत्लेआम मानेगी, तब जाकर कहीं इंटरनेशनल लेवल पर हमारे भारत का नाम आएगा कि भारत ने इसे एज ए जेनोसाइड रिकॉग्नाइज किया है। और अगर आप ये इनसाइट देख रहे हैं तो इसमें आपको क्लियरली दिख रहा होगा, जिन देशों ने इसे जेनोसाइड रिकॉग्नाइज किया है उन सारे देशों की अगर पॉपुलेशन की टोटल करें तो टोटल पॉपुलेशन 135 करोड़ है, विथ जीडीपी $51 ट्रिलियन, जो कि पूरे वर्ल्ड की जीडीपी की 43% है। हालांकि जिन देशों ने अभी तक इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया है उन्होंने नेशनल लेवल पे इसे रिकॉग्नाइज कर लिया है, बट इंटरनेशनल लेवल पे अभी आना बाकी है। और इन्हीं देशों में से एक हमारा देश है, भारत। हम हैं जो तुर्की के किए इस जेनोसाइड का अभी तक जवाब नहीं दिए है। वो तुर्की जो हमेशा यूनाइटेड नेशंस के अंदर कश्मीर के मुद्दे पर हर बार पाकिस्तान का साथ देता है। मेरे परिवार के सदस्यों, ये पूरी कहानी आपके सामने है। अगर ये वीडियो सच में पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए, उसके साथ जिसे इस पूरे इंसिडेंट की जानकारी होनी चाहिए। मन हो तो कमेंट करके बताइएगा कि अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होनी चाहिए। जय हिंद, जय श्री राम।